हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ। हमने जेईई की जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाया है, उसी में हमारा आज दूसरा लेक्चर है। तो जिसने भी पहले लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर जाकर देख ले, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट ना जाए, क्योंकि तैयारी रह जाएगी अधूरी। तैयारी अधूरी ना रह जाए तो आज का जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो बिना देरी करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है, आप देखो मैंने दो स्लाइड्स में लगाया है इस क्वेश्चन को कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, पहले ही लिख देना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि देखिए, आप एसएससी जेई 2017 में आया है मॉर्निंग में, इवनिंग में, फिर बिहार एसएससी जेई, फिर एसएससी जेई 2009 में आया है, आरआरबी मुंबई शिफ्ट में पूछा गया है। वहीं पे फिर देखिए आप, एसपी ट्रिपल एसबी, एचपी ट्रिपल एसबी जेई में पूछा गया है, फिर यूपी डबल एस एससी जेई में पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कह क्या रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके निस्तापन से प्राप्त किया जाता है? तो अगर इसकी बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनिंग ऑफ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कैल्सीकरण से प्राप्त होता है? तो इन सब क्वेश्चन का आंसर क्या है? वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे ऑब्टेन होता है, तो अगर हम उसकी कैल्सिनेशन की बात करें तो हमारा आंसर होगा जिप्सम। अगर आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा जिप्सम। पर इसके लिए हम पूरी इक्वेशन समझेंगे कि पहली बात तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 तो ये अगर याद हो तो 2s2 क्या है? हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। जब हमने सीमेंट की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो जिप्सम हम क्यों ऐड करते थे? क्योंकि जो हमारे सीमेंट के क्लिंकर्स है वो बहुत हाई टेम्परेचर में मिक्स होते हैं, फ्यूज होते हैं। वो टेम्परेचर अराउंड 1400 सेंटीग्रेड होता है। तो उस टेम्परेचर पे जब हम जिप्सम को ऐड करते हैं तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब हम सीमेंट में वाटर डालते हैं तो सबसे पहले जिप्सम अपना उसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर लिया है, उसको गेन करता है। उसको गेन करता है तो हमें लगता है कि सीमेंट की सेटिंग हो गई है, बट नहीं। ये बेसिकली जो सेटिंग टाइम है उसको रिटार्ड करने के लिए यूज किया जाता है, उसको और देरी करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये अपना जो खोया हुआ वाटर है उसको पाता है। उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि क्या हमारी सच में सेटिंग हो गई है, तो आपको क्या करना है, उसमें और पानी डाल के देखने लगा है। तो फिर सीमेंट अगर फिर से प्लास्टिसिटी लूज करने लगा, इसका मतलब वो हमारी जिप्सम ने अपना वाटर लिया है, उसमें हमारा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारी जो पूरी प्लास्टिसिटी है सीमेंट की वो लूज हो गई है। वहीं पर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि CaSO4.2H2O ये हमारा क्या जिप्सम है। जब हम इसको कैल्सिनेशन करते हैं, मतलब इसकी जब वाटर को उड़ाते हैं, मतलब ये जब एक हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो हमें मिलता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो जब हमें हाफ H2O मतलब दो मॉलिक्यूल थे वाटर के और हाफ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे क्या बचा इक्वेशन को करने के लिए? 1/1/2 मतलब 1.5 बचा। तो ये देखो, ये जो हमारे को CaSO4 डॉट हाफ H2O मिला है, ये हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो किसकी कैल्सिनेशन से ऑब्टेन होता है? जिप्सम की कैल्सिनेशन से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो बार इतने सारे एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा गया। तो ये आप आपके नोट्स में जरूर इंक्लूड करिएगा। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से है कि लाइम पुट्टी, चूना पुट्टी इज मेड अप ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, जलीय चूने से बनी होती है। इज मेड बाय एडिंग लाइम टू वाटर, जल में चूने को मिलाने से बनती है। कैन बी यूज्ड ओनली अप टू 3 days, केवल 3 दिन तक उपयोग किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे भाई पहला ऑप्शन भी करेक्ट है कि हाँ, वो जो हमारा जलीय चूने है उससे हाइड्रोलिक लाइम है उसी से बनती है। और जब हम उसमें वाटर मिलाते हैं, लाइव में हम जब वाटर को मिलाते हैं, जल को हम उसमें मिलाते हैं, तब जाके वो बनता है। और ये बस 3 दिन तक हम उसमें काम कर सकते हैं। उसको जो मतलब एबिलिटी है वर्किंग की, या उसमें जो हमें काम करना है उसका उपयोग जो करना है, वो बस केवल 3 दिन तक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 दिन के बाद सेटिंग होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ABC करेक्ट है तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या है? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर अगली श्रृंखला में चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मोस्ट ऑफ द नोट्स में ये नहीं होगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर अपने नोट्स में इंक्लूड करिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर लाइम कंक्रीट, चूना कंक्रीट के लिए, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जेई मार्च 2017 में पूछा गया है। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि स्लम्प इज 50 to 75 mm, तो जो हमारा 50 मिमी से लेके 75 मिमी तक स्लम्प होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एट 90 days, तो 90 डे के दिन हमारे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी देखने को मिलेगी? 0.2 न्यूटन पर mm²। 90 दिनों में आन मनी सामर्थ्य 0.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ये देखते हैं क्या होगा कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ये 90 दिनों में कितनी हो जाएगी? एट 90 days इज 1.5 न्यूटन mm²। तो 90 दिनों में संपीड़न सामर्थ्य 1.5 न्यूटन पर मीएम स्क्वायर होगी। तो इसमें भी क्या है कि ये क्वेश्चन आप अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जितने भी ऑप्शन है हमारे लाइम कंक्रीट के बारे में, ये बिल्कुल सही है। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फेट लाइम इज लेस देन, शुद्ध चूने में अशुद्धता का प्रतिशत निम्नलिखित से कम होता है।
ये राजस्थान एसएसबी जेई 2016 का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे कि सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फैट लाइम की, तो फैट लाइम की जब बात करते हैं तो फैट लाइम में जो हमारा लाइम का परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 95% के आसपास होता है, थोड़ा ऊपर नीचे। तो जब 95% का हमारा लाइम मिलेगा तो उसमें इम्प्योरिटी कितने परसेंट होगी, तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास होती है इम्प्योरिटी। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट रॉक, इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा एक नर्म चट्टान है। तो अगर हम जब सॉफ्ट रॉक की बात करें तो इसका मतलब हार्डनेस कब होगी, तो याद हो तो हम हार्डनेस किससे मेजर करते हैं, मोज से। जो मोज फैक्टर होता है, मोज नंबर जो होता है, इससे हम किसको मेजर करते हैं, हार्डनेस को। और जो सबसे ऊपर वाले में आएगा, मतलब जो 1 2 3 में 1 नंबर पे जो आएगा वही हमारा सॉफ्ट रॉक है। तो अगर याद हो तो ये टेबल में सबसे पहले आता है हमारा टाल्क। तो अगर टैल्क की बात करें तो टैल्क हमारा सॉफ्ट रॉक है इन सारे एग्जाम्पल्स के बीच में। और जो मोर्स नंबर है वो हमारा क्या बताता है, हार्डनेस को डिस्क्राइब करता है। वहीं पे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो वो आ ही गया कि ये क्वेश्चन हमारा डीएमआरसी 2018 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मोज स्केल ऑफ हार्डनेस, देखो मोज स्केल क्या डिटरमाइन करता है, हार्डनेस को। द मिनरल विद द लीस्ट हार्डनेस, जो इनमें से सबसे लीस्ट हार्डनेस है। अभी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था कि जो सबसे सॉफ्ट रॉक है वो कौन सी है। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो जिप्सम, सैंडस्टोन, कैल्साइट और टॉल्क। तो टाल्क अगर हमारे सॉफ्ट है तो इसका लीस्ट हार्डनेस होगा, हार्डनेस भी इसकी लिस्ट होगी, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो डीएमआरसी 2018 का क्वेश्चन है। तो वेल मोर हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं, मोर हार्डनेस स्केल की बात करते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है जो है हमारी, टू गेट कैंडी, टू गेट कैंडी फ्रॉम आंटी फैनी, क्विट टीजिंग cousin Danny. सो टू गेट कैंडी फ्रॉम आंटी फैनी, क्विट टीजिंग कजन डैनी। तो ये हमारे लिए ट्रिक है, इसको याद कर लेंगे। और अगर मोर हार्डनेस नंबर की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो अब नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सॉफ्ट है, हमने देखा भी कि सॉफ्ट रॉक कौन सा है, तो टाल्क है। या फिर मोर हार्डनेस नंबर पे सबसे लीस्ट हार्डनेस पे कौन सा आता है, वो टाल्क है। तो ये सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, टाल्क। फिर हमारा हो जाता है जिप्सन, देन सी से हमारा कैल्साइट, एफ से हमारा हो जाएगा फ्लोराइड, देन फ्रॉम ए इट विल बी एपेटाइट। अगर हम ए से बात करें तो ये एपेटाइट हो गया। एफ से यहाँ पे बात करते हैं तो इसको ऑर्थोक्लोज, ऑर्थोक्लेस फेल्सपार भी बोलते हैं। तो ऑर्थोक्लेड्स फेल्सपार। और क्यू से अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्वार्ट्स। टी से टोपैज। हमने लास्ट वाली सीरीज में ये टोपैज वाला क्वेश्चन भी किया था कि टोपैज का मोड्स स्केल नंबर क्या होता है। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कजन में बेसिकली पहले तो हमारा कजन, वहीं पे अगर हम कजन से बात करते हैं, सी से बात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कोरंडम। और सबसे हार्डेस्ट मटेरियल लास्ट में हमने डी से देखा हमारा डायमंड। तो आप याद कर सकते हो इसको। ये एक इजी ट्रिक है कि टू गेट कैंडी फ्रॉम द आंटी फैनी, क्विट टीजिंग कजन डैनी, टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपैज, कोरंडम एंड डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल यूज्ड फॉर ड्रेसिंग स्टोन्स। तो जब हम क्वेरिंग करने के बाद जब हम एक पर्टिकुलर शेप देते हैं स्टोन्स को, उसी प्रोसेस को हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पत्थर के गड़ाई के लिए नहीं किया जाता। तो ये क्वेश्चन हमारा डीएमआरसी जेई 2018 में पूछा गया है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो फेस हैमर, मैलेट एंड क्रो चीजर एंड पॉइंट चीजर, सतही हथौड़ा, मुगदर, क्रो छेनी, बिंदु छेनी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा क्रो चीजल है वो इस ड्रेसिंग स्टोन प्रोसेस के लिए या फिर पत्थर की गढ़ाई के लिए यूज नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं किया जाता है। वहीं पे फेस हैमर, मैलेट और पॉइंट चीजल उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, इन्होंने पूछा है नॉट अ टूल। ये भी क्वेश्चन में देखना है कि वो क्या पूछ रहे हैं। तो नॉट अ टूल, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्रो चीजल या क्रो छेनी हमारा वो उपयोग नहीं किया जाता है पत्थर की गढ़ाई के लिए। वहीं पे अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हो एसएससी जेई 2018 में, एलएमआरसी जेई 2018 में, इवन ईएससी 1998 में भी पूछा गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। वहीं पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड स्टोन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन। एक इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अच्छे पत्थर की संदलन सामर्थ्य को किससे कम नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर ईएससी और एलएमआरसी की तरफ से पूछे तो ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है, पर क्वेश्चन सेम है। अ गुड स्ट्रक्चरल स्टोन शुड possess अ क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन। एक अच्छे संरचनात्मक पत्थर की संदलन सामर्थ्य किससे अधिक होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की तो 1050, ये सब मेगा पास्कल में, तो 10 मेगा पास्कल, 50 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल, 120 मेगा पास्कल। तो
तो आप क्वेश्चन को याद रखिएगा कि किससे अधिक होनी चाहिए या किससे कम नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 100 मेगापास्कल हमारे क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसकी, गुड स्टोन की। तो अगर हम गुड स्टोन की बात करते हैं तो 100 मेगापास्कल विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स एब्रेशन रेजिस्टेंस। निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण जो मिलावे के घर्षण प्रतिरोध के लिए उपयोग किया जाता है। ये एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो डेवल एट्रिशन टेस्ट, डेवल एट्रिशन परीक्षण, डोरी एब्रेशन टेस्ट, डोरी घर्षण परीक्षण, लॉस एंजलस टेस्ट, लॉस एंजलस परीक्षण। तो सारे जो ऑप्शंस हैं ये सारे हमारे जो एब्रेशन रेजिस्टेंस का टेस्ट होता है, जो एग्रीगेट का हम रेजिस्टेंस का टेस्ट करते हैं, घर्षण प्रतिरोध का जो टेस्ट किया जाता है, परिश्रण किया जाता है, उन सब में ये सारे परिश्रण यूज किए जाते हैं, सारे टेस्ट यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से है कि स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू, स्लेट और संगमरमर पत्थर किससे संबंधित हैं। तो एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। तो इग्नियस रॉक, अग्रटान, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, तलछट चट्टान, फोलिएटेड रॉक, परिनल चट्टान। तो अगर हम बात करते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, तो अगर स्लेट और मार्बल को देखा जाए तो बेसिकली स्लेट और मार्बल जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर, जब दाब और एंड टेम्परेचर जो होता है हमारा, बहुत गर्मी और दाब हम देते हैं किसी पत्थर पर, तो वो जो हमारा प्रोसेस करके जो नया रॉक बनता है उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो अब हमारा स्लिट की बात की जाए तो स्लिट किससे बनता है हमारा, तो शेल से। शेल पे बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लगाया जाता है तो वो स्लेट में कन्वर्ट होता है। वहीं पे अगर हम मार्बल की बात करें तो मार्बल हमारा किससे बनता है, एक लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन पे हम प्रेशर, दाब या और टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा गर्मी उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा मार्बल। तो स्लेट और मार्बल हमारा कौन सा रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक। और ये किससे बनते हैं मैंने ये भी बता दिया है, तो ये भी एक तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है कि ग्रेनाइट एंड रायोलाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रेनाइट तथा रियोलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है। तो देखो ग्रेनाइट का हमें एक आइडिया है, रायोलाइट का किसी किसी को आइडिया होगा, किसी को नहीं। तो ये एमपी व्यापम 2017 का क्वेश्चन है। तो ग्रेनाइट के बारे में हमें पता है कि वो इग्नियस रॉक है, अग्निय शैल है। जैसे सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सेडिमेंट्री, स्ट्रेटिफाइड और मेटामॉर्फिक, इग्नियस। तो इनमें से ये इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, पर अभी दोनों संग में दिए हैं तो इसका मतलब क्या है कि रायोलाइट भी हमारा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। तो आप इसको अपने नोट्स में लिखते हुए चलना, एक रायोलाइट का भी एग्जाम्पल उसमें लिख लेना। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रेनाइट एंड रायोलाइट हमारा इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है कि डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। रूपांतरित चट्टान के लिए डैश एक उदाहरण है। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो, रॉटमैन 2016 में, एसएससी 2017 में, डीएमआरसी 2017 में पूछा गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे कि अगर जो एसएससी में पूछ रहे हैं वो एलएमआरसी या डीएमआरसी में बिल्कुल जरूर पूछे गए हैं। तो आप देखिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेटामॉर्फिक का कौन सा एग्जाम्पल है। तो ग्रेनाइट की बात करें तो ये इग्नियस रॉक है। इन सबको लिखते हुए चलते हैं। तो ग्रेनाइट की अगर बात करते हैं, इग्नियस रॉक है, जो कि हमारा जो मैग्मा होता है, जो हमारे अर्थ से एक लावा निकलता है, अगर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जब वो कूल डाउन होता है, तो जिस तरीके का पत्थर हमारा फॉर्म होता है उसी को हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इग्नियस रॉक की, तो ये दो टाइप के हैं, एक एक्सट्रूसिव और एक इंट्रूसिव। एक अगर बात करी जाए तो ये होता है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव क्या, जब लावा हमारा पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, जैसे वोल्केनिक एरप्शन हो गया, ज्वालामुखी फटने की वजह से जो लावा ऊपर आ गया, फिर वो ठंडा होता है तो वो हो गया एक्सट्रूसिव। वहीं पे अगर लावा हमारा अंदर ही अंदर ठंडा हो रहा है या सॉलिडिफाई हो रहा है, तो फिर ठोस बन रहा है, तो वो इस टाइप का इग्नियस रॉक बन जाता है इंट्रूसिव। उसकी बात करें तो वो कौन सा होता है हमारा इंट्रूसिव। वहीं पे मार्बल की बात करें तो अभी हमने देखा था मार्बल के संगमरमर क्या है हमारा मेटामॉर्फिक। और वैसे भी मेटामॉर्फिक का एग्जांपल पूछ रहे हैं तो ये हमारा आंसर हो गया। संगमरमर क्या है हमारा मेटामॉर्फिक है। और ये किससे बनता है, अगर इसकी बात की जाए तो ये किससे बनता है, ये हमारा लाइमस्टोन से बनता है, चूने के पत्थर से बनता है। वहीं पे सैंडस्टोन और लाइमस्टोन की बात की जाए तो ये दोनों हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री कैसे बनते हैं, बेसिकली जब आपने पढ़ा होगा कि वेदरिंग होती है, जब बड़ा बड़ा चट्टान है उसकी जब वेदरिंग होती है, हवा चलती है पानी की वजह से, जब उसके बड़े बड़े चट्टान छोटे छोटे कणों में डिपॉजिट होते हैं फिर एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो जो ये वाले स्टोन बनते हैं ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं, मतलब इसमें लेयर देखी जाएगी। वहीं पे इग्नियस रॉक जो होते हैं वो अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक में आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखा जाएगा, मतलब छोटी छोटी लेयर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे पार्टिकल से जुड़ के बनके बनता है। तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब बेसिकली क्या हो गया आपके सेडिमेंट्री रॉक। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है कि मार्बल इज अ एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो वो कुछ इस तरीके से है कि द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मेसनरी
कंस्ट्रक्शन शुड बी। तो स्टोन मशीनरी, पत्थर की चिनाई निर्माण में पत्थर पर लगने वाला दाब होना चाहिए। किस तरीके का दाब होना चाहिए? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचपी ट्रिपल एसबी 2017 में पूछा गया है। और अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली या 45 डिग्री पे होना चाहिए कि 60 डिग्री, सॉरी ये 48 लग रहा है, तो 45 डिग्री पे होना चाहिए कि 60 डिग्री पे होना चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो सबसे अच्छा हमारा होता है जब जो बेडिंग प्लेन है, जो हमारा बेडिंग प्लेन है उससे हमारा 90 डिग्री पर, जो 90 डिग्री है उस पे अगर हमारा प्रेशर एक्ट कर रहा है तो स्टोन मेसनरी वो सबसे बेस्ट है। तो अगर इसकी बात करें तो हमारा डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इफ द लॉस इन वेट इज 25 ग्राम एज पर डोरी एब्रेशन टेस्ट। कठोरता गुणांक पता लगाएं यदि डोरी ग्रेशन परीक्षण के रूप में वजन की कमी 25 ग्राम हो। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो क्या है कि जो हमारा वेट लॉस है या फिर वजन की जो कमी है वो ग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम में नहीं है तो उसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो वेट लॉस है, जो भी हमारा वजन की कमी है उसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो अच्छी बात है, ग्राम में दे रखा है तो 25 ग्राम है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की, तो वो हमें बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस फाइंड करो। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये कभी कभी फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाता है सॉल्व करने के लिए। तो 20 माइनस जो भी वेट लॉस है, वेट लॉस वो भी किसमें हमारा ग्राम में, ये याद रखना है। तो 20 माइनस वेट लॉस इन ग्राम अपॉन 3। तो अगर हम बात करें तो पुट करते हैं तो 20 माइनस 25 अपॉन 3। अगर हम इसमें रेशियो ले मतलब एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 25 अपॉन 3। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब 60 में से 25 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा 5, और 5 माइनस 35 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्योंकि आप ऑप्शंस देख रहे हो थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं कि 11 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 11.4 11.5 बहुत ही एग्जैक्ट है तो हमें पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 वेन देन अगेन 1, एंड अगर हम देखें तो 3 से माइनस करें, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, तो मतलब 6। तो 11.6 विल बी द आंसर। वहीं पे अगर हम देखें तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो 11.6 हमारा आ रहा है ऑप्शन में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन वेल अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। तो ग्रेनाइट को ताप और दाब के अधीन निम्न में बदला जा सकता है। तो एसएससी 2014 और बिहार एसएससी 2016 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। तो अगर हम देखो बात करते हैं ग्रेनाइट को, जब हमने किया तो पहली बात तो हीट और प्रेशर में जब हम किसी को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो कौन से तरीके का रॉक होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम देख चुके हैं। तो ये वो होता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। अब वो पूछ रहा है कि ग्रेनाइट को जब हम ये सब देंगे, ताप और दाब देंगे, तो वो क्या बन जाएगा। तो ये देखिए सी विल बी द करेक्ट आंसर, वो जेनेसिस में बन जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो और सबको देख लेते हैं। तो अगर आप बात करो मार्बल की, तो मार्बल किससे बनता है, लाइमस्टोन को जब हम ताप और दाब देंगे, ताप और दाब देंगे तो वो हमारा मार्बल मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पे स्लेट की बात करते हैं तो स्लेट जब शेल को, जो शेल होता है हमारा, उसको जब हम हीट एंड प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारा स्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्वार्टजाइट हमारा क्या है, सैंडस्टोन को जब हम ये सब देते हैं, सैंडस्टोन की बात करें, जो सैंडस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, उसको जब हम हीट एंड प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, ताप और दाब देते हैं, तो वो हमारा क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लिया है और इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे पॉइंट को कवर कर लिया है। क्योंकि हो सकता है कि ये लाइमस्टोन के लिए पूछ ले, शेल के लिए पूछ ले, सैंडस्टोन के लिए पूछ ले, जिस तरीके से ग्रेनाइट के लिए पूछा है, तो हमारे बहुत सारे पॉइंट कवर हो गए। वहीं पे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन डैश सीमेंट इज यूज। किस तरीके का सीमेंट पानी के भीतर निर्माण के लिए किस तरीके का सीमेंट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस को देखें तो एक्सपेंसिव विस्तारी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, साधारण पोर्टलैंड, पोर्टलैंड पोजोलोना और क्विक सेटिंग, या फिर क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज किया जाए। तो अगर हम वाटर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, पानी के अंदर के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो भाई पानी प्रेजेंट होगा वहां पर कंस्ट्रक्शन करें तो हम चाहेंगे कि हमारा सीमेंट जल्दी सेट हो जाए, कि उससे हमारा मतलब जो स्ट्रेंथ है वो हम गेन करने लगे और जो है वो हमारा सीमेंट बह के ना चला जाए। तो क्विक सेटिंग तरीके का सीमेंट हम यूज करेंगे। बट वहीं पे अगर हम बात करें कि हमारा अगर बहुत ज्यादा मास कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज्यादा मास मास में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हम पोर्टलैंड पोजोलोना को यूज करते हैं। तो मास कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा किस तरीके का सीमेंट यूज करेंगे हम, पोर्टलैंड पोज़ोलाना को। और अगर हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो क्विक सेटिंग पोज़ोलाना का यूज करेंगे। वहीं पे एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वेल वहीं पे अगर हम क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें तो क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होता है, मतलब क्या थोड़ा अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। जो नॉर्मल पोर्टलैंड, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ज्यादा होता है वो है एल्यूमिना, क्योंकि एल्यूमिना हमारा क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसमें एल्यूमिना ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो क्विक सेटिंग में एल्यूमिना की प्रेजेंस हम ज्यादा बढ़ा देते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये इस तरीके से कि द कैल्साइंड प्रोडक्ट इन द सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज। सीमेंट उत्पादन में कैल्साइड उत्पाद के किस रूप में जाना जाता है। तो भाई मतलब जो हमारे क्लिंकर्स होते हैं ना, क्लिंकर्स वही हमारे सीमेंट प्रोडक्शन में जाने जाते हैं। तो जिप्सम एश सिलिका क्लिंकर, तो हमारा डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्लिंकर विल बी द आंसर। इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, एसएससी जेई 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑटोक्लेव टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट इन द पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट में किसका निर्धारण करने के लिए ऑटोक्लेव परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सपेंशन, सल्फर कंटेंट, रेट ऑफ हाइड्रेशन, कैल्शियम कंटेंट, किस चीज के कंटेंट के लिए हम ऑटोक्लेव टेस्ट को यूज करते हैं? तो अगर हम बात करें तो ऑटोक्लेव बेसिकली क्या है कि जो अनसाउंडनेस की वजह से वॉल्यूम का डिफरेंस आता है, वॉल्यूम में जो चेंज आता है, वॉल्यूम का चेंज का मतलब क्या है? प्रसार होना, एक्सपेंशन होना। तो बेसिकली हम किसको पता करते हैं? जो हमारा एक्सपेंशन होता है कि किस किस मटेरियल के एक्स्ट्रा होने के कारण या जो उनका पर्टिकुलर परसेंटेज है उसमें ज्यादा होने के कारण क्या प्रॉब्लम आती है? अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम आती है। और उसके वजह से क्या होता है? वॉल्यूम में चेंज आता है, मतलब एक्सपेंशन होता है। तो वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से होता क्या है? वॉल्यूम चेंज होने की वजह से हमारे जो सीमेंट है उसमें क्रैक आने लगते हैं। क्रैक आएंगे इसका मतलब क्या है कि परमिसिबल स्ट्रेंथ कम हो गई। परमिसिबल स्ट्रेंथ कम हो गई मतलब वो फेलियर की तरफ जाने लगेगा। तो बेसिकली हम ऑटोक्लेव टेस्ट में क्या पता करते हैं? एक्सपेंशन को पता करते हैं। और एक्सपेंशन किस वजह से होता है? हमारा अनसाउंडनेस की वजह से होता है। तो एक्सपेंशन विल बी द करेक्ट आंसर। प्रसार सही आंसर है। ये एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। वहीं पर अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो कुछ इस तरीके से कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। समान पोर्टलैंड सीमेंट में अगर हम बात करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो वहीं पे अगर हम सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर हमने याद कराओ तो मिसाल सीमेंट की मिसाल विद डबल एस डबल ए। तो मिसाल से याद किया था जहाँ पर ये क्या था? हमारा लाइम था जो कि हमारे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अपने परसेंटेज से ज्यादा हो जाता है तो वो अनसाउंडनेस क्रिएट कर देता है। अगर आपने इस पे वीडियो नहीं देखी तो बहुत अच्छी वीडियो बनाई है हमने सीमेंट पे, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। वहीं पे ए से हमारा क्या था? एल्यूमिना, जो कि क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर ए से एक और हमारा क्या था? एल्कली, जिसे हम कैंसर ऑफ द सीमेंट भी बोलते हैं क्योंकि एफ्लोरेसेंस को, ये व्हाइट जो स्टेन आ जाता है हमारे सीमेंट की वजह से, उसको लीड करता है। फिर हमारा क्या है? सिलिका। जिस तरीके से लाइम के बाद सिलिका का ही परसेंटेज ज्यादा होता है, अगर हम लाइम के बाद किसी की बात करें तो सिलिका का परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब ये भी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमारा आता है सल्फर, जिसका क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का कितना परसेंटेज होता है? तो सल्फर है। सल्फर हमारा अनसाउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आई से हमारा हो गया आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और कलर प्रोवाइड करता है। बट जो मैग्नीशिया है ये भी सेम जो प्रोसेस है जो हमारा आयरन ऑक्साइड है वही प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ और कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन मैग्नीशिया की अगर परसेंटेज ज्यादा हो गई तो वो क्या करेगा? अनसाउंडनेस को रिलीड करेगा। और अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम का चेंज होना, एक्सपेंड होना, क्रैक का होना और हमारे सीमेंट का फेल हो जाना। वहीं पे स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाता है। वहीं पे अगर हम इनकी परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज कुछ इस प्रकार से है कि ये बेसिकली 62 से 65% के बीच में होना चाहिए। ये हमारा 3 से 8% के बीच में होना चाहिए। ये तो हमारा 0.5 से लेके 1% के बीच में, हम तो चाहते नहीं है ये हो। वहीं पे सिलिका की बात करी जाए क्योंकि इसे कैंसर ऑफ सीमेंट भी बोला जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सिलिका की बात करें तो 17 से 25% के बीच में होना चाहिए। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये कितने परसेंट में होना चाहिए, सल्फर तो 1 से 2% के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आयरन ऑक्साइड की बात करें तो 3 से 4% चलेगा। और 1 से 3% हमारा मैग्नीशियम होना चाहिए। तो ये जो हमारे परसेंटेज है ये अनुमानित परसेंटेज है, मतलब ये वेराई करते हैं। तो अभी हम अगर इसकी बात करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कितना प्रेजेंट होना चाहिए? तो 1 से 2% के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर हमारा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से है कि द मेजर कंपाउंड्स इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट स्ट्रेंथ्स आर। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में मौजूद कौन सा प्रमुख यौगिक इसकी मजबूती के लिए जिम्मेदार है? तो अगर हम बात करते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तो मतलब क्या है? तो 4 बुक्स कंपाउंड है। बुक्स कंपाउंड पे हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर जाकर चेक करिए। 4 बुक्स कंपाउंड है। पहला है हमारा C3 है, फिर हमारा होता है C4AF, फिर होता है हमारा C3S और फिर है हमारा C2S। तो अगर हम बात करें C3S और C2S की तो ये हमारा स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इसमें लाइम और सिलिका प्रेजेंट है। वहीं पे अगर हम C3S की बेसिकली बात करें तो ये हमारा 10 से मतलब 2 हफ्ते के अंदर पूरी हाइड्रेशन प्रोसेस को कर लेता है, हाइड्रेशन प्रोसेस करने लगता है। वहीं पे अगर हम 1 साल तक बात करें, मतलब एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में जो हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस को करता है वो है हमारा C2S। वहीं पे अगर हम C3A की बात करें और C4AF की बात करें तो ये 24 घंटे के अंदर हाइड्रेशन प्रोसेस को कर लेते हैं। और स्ट्रेंथ के लिए हमारे ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी यहाँ पर क्या पूछ रहा है? स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो जहां पर भी हमें ये मिल जाएगा उसी को हम टिक कर देंगे। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मतलब क्या? C3S। और डाई कैल्शियम सिलिकेट मतलब क्या? C2S। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पर और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ये बोल रहा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट एल्यूमिनोफेराइट। तो इसको तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब इसका होना ना होना हमारे लिए बराबर सा ही है। वहीं पे अगर हम C3A की बात करें तो इसको है ना हम हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ सीमेंट बोलते हैं क्योंकि एल्यूमिना ज्यादा हो गया तो आपको पता ही क्विक सेटिंग को रिस्पॉन्सिबल करता है। तो अगर C3A की बात करें तो ये हार्मफुल कंपोनेंट में हम इसको देखा जाता है। वहीं पे अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े
अगला क्वेश्चन मैचिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो हमारा एपरेटस गिवन है, हमारा टेस्ट गिवन है और वो किस चीज को बताते हैं ये देखना है। तो अगर विकेट ट्रस्ट की बात करें, विकेट एपरेटस की बात करें, विकेट उपकरण की बात करें, तो ये बेसिकली हमारा सेटिंग टाइम को बताता है। जो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम उसके बारे में बात करता है। अगर हम नॉर्मल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो उसका हमारा नॉर्मल इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, 30 मिनट होता है। वहीं पे अगर हम फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें तो हमारा उसका आंसर हो जाएगा 10 आवर्स, 10 आवर्स या फिर 600 मिनट्स। अगर वहीं पर लीच एटेलियर एपरेटस की बात करें तो ये हमारा साउंडनेस को बताता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी डी। तो ए से हमारा आ रहा है 3, विकेट एपरेटस हमारा सेटिंग टाइम को बताता है। वहीं पे लीच एटेलियर हमारा आ रहा है साउंडनेस के लिए, तो लीच एटेलियर हमारा साउंड टेस्ट को बताता है। ब्रिकेट ब्रिक्यूट टेस्ट जो है, ब्रिकेट परीक्षण विधि, ये किस चीज को बताता है, तो अगर इसकी बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है हमारे सीमेंट की। तो हमारा सी से 4 आ रहा है और डी बचा क्या हमारा, तो एयर परमिलिबिलिटी मेथड वैसे भी सूक्ष्मता परिसरण या फिर फाइननेस टेस्ट को बताता है। तो फाइनल जो हमारे सीमेंट के पार्टिकल्स की फाइननेस है, जिस तरीके से फाइननेस से को इंक्रीज करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो हम एयर परमिबिलिटी मेथड से हम फाइननेस को पता करते हैं, सूक्ष्मता को पता करते हैं हमारे सीमेंट का। तो डी का हो गया हमारा 2, तो A 3 B 1 C 4 D 2। तो ये इसका आंसर हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें तो आज हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। Like and subscribe the channel for the another video. Thank you so much.